नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। पीएम मोदी ने कहा, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं। आज टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? उन्होंने कहा, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भरकर आपने पाया है। देश को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अचानक अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा राहुल गांधी जी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी हर दिन अडानी की बात करते हैं। वो रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए का माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश की जितनी भी संपत्ति है, सारी अपने करोड़पति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाली हैं, अपने खरबपति मित्रों को दे दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने अडानी अंबानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, अडानी अंबानी काला धन बांटते हैं, यानी राहुल गांधी जी ने मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर ही दिया। मोदी जी ये बताएं, इन दोनों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड कब होगी? कांग्रेस नेता और कांग्रेस ओवरसीज के चेयरमैन सैम पित्रोदा का बुधवार को द स्टेट्समैन में एक इंटरव्यू आया, जिसमें पित्रोदा ने भारत की विविधता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कैसे दक्षिण के लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं और पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं और पश्चिम के लोग अरब की तरह दिखते हैं। हालांकि सैम पित्रोदा का पूरा इंटरव्यू अगर पढ़ा जाए तो वो भारत की विविधता में एकता की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी और मीडिया का कुछ हिस्सा सैम के बयान को टुकड़ों में बांटकर पढ़ रहा है। इस बयान पर कांग्रेस ने जहां बुधवार को दूरी बना ली, वहीं पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रंग के आधार पर देश के लोगों पर ऐसा बोलना उनका अपमान है। उन्होंने कहा कि शहजादे के अंकल ने देश का अपमान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। शहजादे के अंकल ने जैसी भाषा का प्रयोग किया है, मैं गुस्से में हूँ। संविधान सिर पर रखने वाले आज देश का ऐसा अपमान कर रहे हैं। मैं तो आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या जिनकी चमड़ी काली है, क्या वो अफ्रीका के हैं? इन लोगों ने मेरे देश का चमड़ी के रंग के आधार पर गाली दी है। मैं तो मानता हूँ कि चमड़ी का कोई भी रंग हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। शरद पवार ने 2024 के चुनावों के बाद विपक्षी राजनीति में संभावित बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे, या अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है तो वो कांग्रेस में विलय के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी एनसीपी पर भी लागू होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस और हमारे बीच कोई अंतर नहीं दिखता। वैचारिक रूप से हम गांधी नेहरू विचारधारा के हैं। फिर उन्होंने तुरंत कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, सहकर्मियों से सलाह किए बिना मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के करीब हैं। शरद पवार ने कहा कि देश का मूड मोदी के खिलाफ हो रहा है और हम गांधी और नेहरू के विचारों पर चलते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 और 2024 के बीच एक और अंतर है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में कई अधिक युवा लोग खुद को विपक्षी दलों के साथ जोड़ रहे हैं। पवार ने कहा कि हालात जनता पार्टी जैसी बन सकती है। चुनाव की घोषणा के बाद विभिन्न दलों के एक साथ आने के बाद जनता पार्टी का गठन किया गया और उन्होंने सरकार बनाई। तब भी अब की तरह विपक्ष ने चुनाव से पहले अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। बाद में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया था।
शरद पवार ने कहा कि आज राहुल गांधी की स्वीकार्यता 1977 में मोरारजी देसाई से भी अधिक है। देसाई के विपरीत उन्हें अपनी पार्टी में पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। पवार ने आगे कहा, राहुल गांधी हम सभी के साथ तालमेल बना रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो ईमानदारी से समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। पवार ने याद किया कि कैसे राहुल ने उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कई विषयों पर गंभीर चर्चा की थी। मोरारजी देसाई इस तरह काम नहीं करते थे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि स्थिति की मांग है कि हम एक साथ काम करें। यही विपक्ष में सामान्य सोच है और अगर हम चुने जाते हैं तो हमें एक स्थिर सरकार देनी चाहिए। आज ट्विटर पर आकाश आनंद ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया था। उनसे उनके पद छीन लिए गए। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद अब ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी कहते हैं, आकाश आनंद ने संविधान पर खतरे की बात की। आकाश ने आरक्षण पर खतरे से आगाह किया। आकाश ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया। आकाश ने साफ साफ मोदी का नाम लिया। सिर्फ एक हफ्ते में आकाश ही साफ हो गए। ये लोकतंत्र है। ट्विटर यूजर अश्विनी सोनी लिखते हैं, बीजेपी के हित में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक पद और खुद के राजनीतिक उत्तराधिकारी से भी हटा दिया। अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि आकाश को भाजपा के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 निर्दलीय विधायकों के राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। कब कौन क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। बता दें, मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से रणधीर गोलन ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की थी। तीनों स्वतंत्र विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने की भी घोषणा की है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार के संकट पर प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चलो, मुख्यमंत्री आज ये तो मान चुके कि वो कमजोर हो चुके और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हरियाणा सरकार को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की सरकार अल्प में अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे। अब ये कांग्रेस में सोचना है कि वह बीजेपी सरकार को गिराने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं। हम बाहर से समर्थन देंगे। जब तक विप की ताकत है तब तक वोट सबको विप के आदेश के अनुसार डालना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट इसलिए जीतना चाहता हूं कि ताकि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगाते। उन्होंने कहा कि मोदी 400 सीट चाहते हैं ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकें, ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दे, ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दिया जाए, ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को ना सौंप दे, ताकि SC, ST, OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका ना डाले, ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC न घोषित कर दे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें इसलिए चाहिए जिसके बाद कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा सकेगी। उन्होंने कहा कि किस किस्म का बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर आपने बना दिया, वहां आप गए, वहां हिंदुस्तान की जनता जा रही है। ऐसे बयान देने की आपको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, नहीं तो आप ऐसा बयान नहीं देते। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मार्केट से सभी वैक्सीन वापस मंगाने का फैसला किया है। कंपनी ने यह फैसला वैक्सीन लगने के बाद लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद लिया है। इसमें भारत में बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है। अब कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपनी सभी वैक्सीन वापस मंगा रही है। बता दें कि हाल ही में कंपनी की ओर से कोर्ट में वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर दुष्प्रभाव को स्वीकार किया गया था।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के कई कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी लेने के बाद कंपनी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार रात से बुधवार सुबह के बीच 70 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं। एजेंसी ने इसके पीछे सीनियर क्रू मेंबर्स की छुट्टी पर जाने को वजह बताया है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल की ओर से जारी बयान के मुताबिक संजू सैमसन ने दिल्ली की टीम के खिलाफ मैच में आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हालांकि आईपीएल के बयान में यह नहीं बताया गया है कि संजू सैमसन पर किस मामले में ये जुर्माना लगाया गया है। मैच में संजू सैमसन ने अपने विवादित कैच को लेकर आपत्ति जताई थी और अंपायर के साथ ये बहस करते नजर आए थे। माना जा रहा है कि इसी कारण उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।